हेलो एंड वेलकम इंग्लिश ऑल चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम नीलमणि पांडे है और जो हमारा सेंचुरी बैच चल रहा है, आप सबको पता ही है कि CUET की प्रिपरेशन के लिए हम सेंचुरी बैच चला रहे हैं और ये जीके पॉलिटी की क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से क्लासेस ली थी जिसमें बच्चों ने प्रिपरेशन किया, बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी और बच्चों ने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। तो आई होप यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर CUET एग्जामिनेशन और उसी के लिए आज की क्लास में लेके आया हूँ जिसमें हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। नॉर्मली आप देखोगे तो जो क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट एक्चुअली NCERT के बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जाएंगे क्लास को, वैसे वैसे क्वेश्चन की स्पीड्स में बढ़ाता जाऊंगा ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लें। तो थोड़ा सा मैं वेट करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट। और आप सब टारगेट कर रहे होंगे कि आप लोग का एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो जाए, जहाँ पे आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करें। उसके बाद तो आपकी लाइफ फिर आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मेहनत पे। ओके, कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है क्लास को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस के आंसर करें। मैं आपको थोड़ा बहुत टाइम पीरियड दूंगा ताकि आप आंसर्स करें, अपने आप को चेक करें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मैच करके देखें, अपने आप को मार्क्स भी दें, स्कोर दें। हर 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस के बाद मैं आपसे स्कोर पूछूंगा, आपको बताना है, राइट। So first question is on your screen. Which among the following features of Indian Constitution is not borrowed from British Constitution? As you all know that Indian Constitution की जब हम बात करते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं। दुनिया भर के देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें अच्छी लगी हमारे देश के लोगों के अनुसार उसको हमने बोरो किया हुआ है। तो इसमें से कौन सा चीज़ है, एक फीचर है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो नहीं किया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ या फिर कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो आराम से हिंदी का भी क्वेश्चन पढ़ के और उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ट्रांसलेशन है। यस, 10 सेकेंड्स का मैं टाइम दूंगा। इस बीच जितने बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया हुआ है वो आंसर कर दें। What will be the right answer? देखिए, अगर मैं बताना चाहूं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जो पार्लियामेंट काम कैसे करेगी, पार्लियामेंट के अंदर कामकाज कैसे होगा और जो ये गवर्नमेंट का तरीका है, राज्यसभा लोकसभा, ये हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसी तरह कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी हमने वहीं से लिया है। रूल ऑफ लॉ जो मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है वो भी चीज़ हमने वहीं से लिया है। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड? यानी जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता, इसमें से कौन से पार्ट्स या फिर प्रोविजंस हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता? अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा जब पॉलिटी के बच्चे जो बच्चे मेरे साथ क्लास लेते हैं उनको मैंने बताया है कि केशवानंद भारती का जो केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो वहां से एक क्लू लेके और इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं और वहां से समझने की कोशिश करिए कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल उसका इंटीग्रल पार्ट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए व्हाट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स या जुडिशियल रिव्यू? इसका राइट आंसर हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू।
देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि संविधान में जो भी संविधान ने ये पावर दिया गया है स्पेशली किसको, सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो जुडिशरी है उसको, कि अगर कोई कानून बनाया जाता है यानी लेजिस्लेटिव बॉडी अगर कोई कानून बना रही है तो उस कानून को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। अगर उसमें कोई भी चीज़ अनलॉफुल निकली या अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकली तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के तहत उसमें करेक्शन किया जा सकता है, उस लॉ को वाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू एक बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट हो जाता है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब आप ये भी क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे होंगे सर फंडामेंटल राइट्स भी हैं, स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स में चेंज हुआ था अगर आपको याद हो तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी जो कि एक फंडामेंटल राइट था उसको बाद में जाके लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, प्रीएम्बल जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ उसके बाद प्रीएम्बल को इंटीग्रल पार्ट माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का, और डीपीएसपी भी जो है ये भी हम एक तरह से कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पार्ट नहीं मानेंगे हम इसको। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मेरे साथ आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्थिक और सामाजिक योजना जो होती है इनमें से किसके निम्नलिखित आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और नन ऑफ द अबव। यस, कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा इसका। एक चीज इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप जानते ही हैं जो पावर का डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में पावर डिवाइडेड है बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। तो स्टेट जिन चीजों पे कानून बनाता है उसके लिए एक सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट कहलाते हैं, यानी स्टेट उन लिस्ट के तहत कानून बनाता है, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। अगर यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन कुछ पर्टिकुलर ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर वो कानून बनाता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, ठीक है, जो कि पूरे देश के लिए होता है, कम्युनिकेशन हो गया, या फिर फॉरेन अफेयर्स की बात कर लीजिए। इसके अलावा ये दोनों मिलके कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर कानून बनाते हैं, यानी दोनों को लॉ के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि आप इन सब्जेक्ट्स में कानून बना सकते हैं। तो दोनों जिन टॉपिक्स पे बनाते हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग ये कौन से लिस्ट के तहत आता है, तो राइट आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं कि बच्चे इसका सही आंसर करें। ओके, तो जैसा मैं देख पा रहा हूं बहुत बच्चे राइट आंसर भी कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट कौन से शेड्यूल के तहत आता है, हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल हैं। कॉन्करेंट लिस्ट किस शेड्यूल में आएगा, ये आएगा आपका 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन से एक्ट के तहत 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। हमारे पास पहले टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो वो हमने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, या अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहेंगे उसको हम, कौन सा एक्ट लेके आया गया जिसके तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी था वो यही था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इन बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी करना था, कि इनको स्कूल, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि इन बच्चों को स्कूल में भेजें, राइट। सो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला ये कॉन्सेप्ट था। और अगर एक चीज याद हो आपको, आर्टिकल 21A के तहत इसको ऐड किया गया था। अब आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। बिल्कुल अमेंडमेंट ही कहेंगे, राइट, ठीक है। बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86th अमेंडमेंट एक्ट।
ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस आई विल आस्क यू योर स्कोर, कि आपने कितना स्कोर किया है, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट और टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। यानी किस एक्ट के तहत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से चल रहा था यहाँ पे शासन, ठीक है, तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार, क्षेत्र और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को वापस दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सजेशन, एक छोटा सा बता दूंगा आपको, यहाँ पे हिंट दे दूंगा आपको। अगर याद हो तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जो लड़ा गया था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, उसके बाद ये चेंजेस हुए थे। आई थिंक ये हिंट आपके लिए काफी होना चाहिए राइट आंसर करने के लिए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, आपको याद हो, तात्या टोपे, यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो वो कब हुआ था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, मंगल पांडे, ये भी याद होंगे आपको, बहादुर शाह जफर, ठीक है, जो इस वॉर के एक तरह से लीडर बनाए गए थे। एक्चुअल में वो बूढ़े थे लेकिन लीडर बना दिए गए थे, क्योंकि नाम की ज़रूरत थी उस समय एज ए लीडर, सबको एकमत करने के लिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आया गया, जहाँ पे ब्रिटिशर्स को अब लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर रूल रहा तो आगे भी प्रोटेस्ट वगैरह किए जा सकते हैं, और इसके बाद बहुत कम चांसेस रहेगा कि फिर वो पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे इंडिया के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाके डायरेक्टली अब कंट्रोल सीधा क्राउन के पास चला गया और कंपनी से ये पावर छीन ली गई। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स? कौन से शेड्यूल में? अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया, आई थिंक आप उसके बेस पे आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। किस शेड्यूल में कहा गया है कि पावर, डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स? दो चीजें होती हैं, ध्यान में रखिएगा, एक होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर। दोनों में डिफरेंस है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब होता है यूनियन और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ पावर होता है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एक होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और लास्ट होता है आपका ज्यूडिशरी। ये जो कानून बनाने का काम करते हैं, ये उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, और ये जुडिशरी का काम है देखरेख करना, और कोई उस लॉ को ब्रेक करता है तो अकॉर्डिंगली पनिशमेंट देना। ठीक है, तो किस शेड्यूल में ये बात कहा गया है डिवीजन ऑफ पावर? इसकी बात करते हैं हम 7th शेड्यूल में। ठीक है, 7वें शेड्यूल में ये चीज मेंशन किया गया है, जहां पे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट दी गई हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेट और यूनियन अपना उसके ऊपर लॉज या पॉलिसी वगैरह बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? यानी इसमें से किस कमीशन ने इस बात पे सहमति की थी, इस चीज को मान लिया था, स्वीकार किया था कि भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना जाएगा? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जेवीपी का यहाँ फुल फॉर्म है, अगर आप देखो तो जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल और एक और थे, तीनों का नाम मिला के जेवीपी कमेटी बनी हुई है। जेवीपी पी सीतारमैया जो थे उनके नाम पे। तो देखो इसमें से मैं आपको बता दूं, एक कमीशन, ये जो पुंची कमीशन है, ये कमीशन जो था ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन को लेके था, सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे। ठीक है, उस पे इनको अपना एक तरह से रिकमेंडेशन वगैरह देना था, जो भी सजेशन था। लेकिन बाकी तीनों कमीशन जो थे वो लैंग्वेज के ऊपर थे, कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना। इसमें से जो यहाँ पे जो एक कमीशन इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ लैंग्वेज के बेस पे
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो था फजल अली कमीशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। बहुत बेसिक सी बात है, अभी लास्ट हम बात करते हैं लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ भी है, नई प्रेसिडेंट बनी है। कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बता दीजिए कि जो अभी नई प्रेसिडेंट बनी है कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, ये आपको बताना है। सबको पता है कि एक महिला प्रेसिडेंट बनी है जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू जी है, तो ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है। यस, और यहां पे आपको ये बताना है, ये पूरा प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए। यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आप ध्यान में रखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ फर्स्ट लोकसभा, राज्यसभा एंड legislative members of all legislative assembly of the states, legislative assembly of states, और एक और आ गया जाएगा इसमें आपका यूनियन टेरिटरी में से 2 यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन कौन सी है 2? एक है दिल्ली एंड द सेकेंड वन इज पुदुचेरी। तो इतने लोग जो हैं वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बहुत सारे बच्चों ने सही कमेंट किया है, बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, इसमें ये होता है कि इसमें हम डायरेक्ट सीधा ये नहीं है कि हम जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको वोट देना चाहते हैं उसी को देंगे। मान लीजिए कि इलेक्शन में 4 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हैं, ठीक है, 4 पीपल, तो आप इन चारों को वोट करेंगे, पर चारों को रैंक देंगे। आप जिसको फेवरेट मानते हैं उसको रैंक 1 देंगे, उसके बाद चाहे तो आप इसको 3 दे सकते हैं, इनको 2 और 4। जिसको सबसे ज़्यादा रैंक 1 मिलेगा वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, और ट्रांसफरेबल इसलिए बोला जाता है कि जिसको रैंक 4 मिला होगा वो, उसका वोट जो होगा पूरी तरह से कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, और उसने जिसको रैंक 2 या 3 या 4 दिया था तो वो उसका रैंक 2 दूसरे के लिए रैंक 1 बन जाएगा। इस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? सुपर है यानी सबसे ऊपर की बात हो रही होगी, राइट? सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? चलो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख के बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द सुपर कैबिनेट। देखिए, कैबिनेट में जो मंत्री लोग होते हैं, जो सबसे टॉप प्रियोरिटीज के जो मंत्री हैं, ठीक है, उन मंत्रियों के जो समूह हैं उसको हम सुपर कैबिनेट कहते हैं। जैसे यूनियन मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, और डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, और उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हो गए। ये सब सुपर कैबिनेट का पार्ट बनते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। इनको हम कहते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। तो आई होप बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कैसी मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेजोरिटी की यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा या राज्यसभा सदन के अंदर किस तरीके का मेजोरिटी की जरूरत पड़ जाती है, यानी इलेक्शन उसमें वोट आउट होता है जो लोगों का, मेंबर्स का, वो कितनी मेजोरिटी में रिक्वायर्ड होता है, किस तरीके की मेजोरिटी में रिक्वायर्ड होता है, ताकि कहीं पे अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी हो किसी स्टेट के अंदर तो लगाई जा सके। किस तरीके की इमरजेंसी की रिक्वायर्ड होती है, मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कम से कम 2/3 जो लोग हैं किसी सदन के,
2/3 लोग मिलके उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये तब किया जाता है जब किसी स्टेट्स की बाउंड्री में कोई चेंज किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह स्पेशल मेजोरिटी बहुत सारे केसेस में आ जाती है, जैसे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जाए, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट कर रहा है, या किसी जज को हटाने की बात चल रही है, उस केस में फिर स्पेशल मेजोरिटी भी आ जाती है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी जगह पे हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी हो तो उसके लिए कैसी मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी, यानी जितने लोग हैं दोनों हाउस के उसके 50% लोग अगर मिलके अगर वोट आउट कर देते हैं, दैट इज व्हाट सिंपल मेजोरिटी इज। तो किसी जगह पे किसी क्षेत्र में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इमरजेंसी भी अलग अलग टाइप की होती है, अभी यहाँ पे टॉपिक आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो आपने जो स्कोर किया है मुझे एक बार अपना स्कोर कार्ड लिख के बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि किसने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं, और फिर से वापस 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देंगे, राइट। 11th क्वेश्चन से जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं मेरे साथ आंसर करते जाइए, 5 या 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, उस बीच में आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना राइट आंसर बता दीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब आप सोचेंगे कि इस बुक का नाम क्यों आया है, तो एक बार कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इस बुक का नाम लिया गया था। इस बुक को रेफरेंस देते हुए जज साहब ने कुछ कहा था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि ये बुक जो है स्पिरिट ऑफ लॉज, ये किसने लिखा है। हु रोट द बुक स्पिरिट ऑफ लॉज। What will be the right answer? Write down in the comment box. Yes. अगर आपको नहीं भी आता है तो भी ट्राई करिए, यहां पे कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने ये बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जहां पे कानून से रिलेटेड सारी एक तरह मोरल ऑब्लिगेशंस जो हैं उसकी भी इसमें बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। किस रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए किस अधिनियम का प्रावधान किया गया था, यह आपको बताना है। और इसमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखना है। अगर हम रेलवे एक्ट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मली इसमें जो रेलवे से होने वाले जो एक तरह से लॉसेस थे उसको रीइंबर्स करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। कौन सा एक्ट था ये आपको बताना है। ठीक है, ये था रेलवे एक्ट, क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसको हम एनसीपीसीआर भी कहते हैं, अ चाइल्ड इज डिफाइंड एज एनी पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ। तो इस एनसीपीसीआर, इस कमीशन के तहत अगर हम बात करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि चाइल्ड जो है उसको हम डिफाइन करते हैं अगर, तो कितने साल की एज के ग्रुप के बच्चे, एज के पर्सन को हम चाइल्ड कहते हैं। पर्सन नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल को चाइल्ड बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीपीसीआर। Yes, what will be the right answer? Write down in the comment box. छह साल तक के बच्चे को क्या हम चाइल्ड बोलेंगे, या 14 ईयर्स और 16 और 18, अकॉर्डिंग टू एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्या राइट आंसर क्या होगा इसका? ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 to 18 ईयर्स। यानी 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं या 18 ईयर्स तक का जो एज है उस तक के पर्सन को हम चाइल्ड कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीपीसीआर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो पूरा हमारा संविधान बना था तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कितना समय लिया। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन किया गया है और यहाँ पे तो क्वेश्चन ये आया कि आपको अप्रॉक्सीमेट टाइम बताना है। तो आई होप मेनी ऑफ यू नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। और अगर एग्जैक्ट आपको पता है कितना टाइम लिया गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। यहाँ तो अप्रॉक्सीमेट आपसे पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स और 6 मंथ्स, but what is the, if you know the answer, exact time taken by the constituent assembly to frame the constitution, ठीक है, what will be the right answer? इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स। और अगर मैं बात कर रहा था जैसे कि एग्जैक्ट टाइम, तो वो था 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। Okay, yes, okay, let's move on to the next question. The representatives of the states in the Rajya Sabha are elected by which one of the following, यानी राज्यसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसमें से किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन होना चाहिए आप सबके लिए। ऑप्शन देखिए और मेरे ख्याल से ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हैं इस चीज को कि स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा के अंदर वो इनमें से किसके द्वारा चुने जाते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या प्रेसिडेंट। हाँ, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा लिख के बता दीजिए एक बार मुझे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑलवेज जस्ट टेक इन कंसिडरेशन वन थिंग दैट यहाँ पे आपको इलेक्टेड लिखा हुआ है, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, तो नॉमिनेटेड नहीं, हम इलेक्टेड मेंबर्स पे जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से लिया है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये एकल नागरिकता क्या है, इसका मतलब ये कि आप भारत के अगर नागरिक हैं तो इसका मतलब किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। एक बार आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मुझे। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब इसमें से मैं कुछ तो बता देता हूं आपको। यूएसए से हमने क्या लिया हुआ है अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हुई है बहुत सारी चीजें। यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, फेडरलिज्म, ठीक है। और जापान से अगर बात करते हैं तो एक लॉ कैसे चलाया जाता है उसके बारे में हमने कुछ लिया हुआ है। नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अब ये सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से हमने सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। आई होप एवरीवन नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ यू नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ये कि चीफ मिनिस्टर अगर किसी स्टेट का बनना है तो आपको कितनी मिनिमम एज चाहिए। और इसका राइट आंसर मैं एक हिंट भी दे सकता हूं आपको कि लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो उतनी ही मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है जितनी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए। तो वो मिनिमम एज क्या है, इसके साथ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइएगा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज की क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर किया हुआ है। ऑप्शन 3 जो है सी कह सकते हैं, 25 ईयर्स की मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट होती है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वो 30 साल की है, 25 साल है। और
इसी तरह आपका लोकसभा मेंबर्स का भी बनने के लिए आपको 25 साल की उम्र की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपसे पूछा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट इज योर 35 ईयर्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शन बाई एरिया। अगर एरिया वाइज हम बात करते हैं तो जनरल इलेक्शन जो होते हैं यानी लोकसभा के जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसके हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मैं बोलूं एरिया वाइज तो वो तो आपका लेह लद्दाख में पड़ जाता है, ठीक है, लद्दाख के अंदर, ये लार्जेस्ट हो गया। अब आपको स्मॉलेस्ट बताना है। यहां पे स्मॉलेस्ट बताना है और देखो मैं हिंट भी दे सकता हूं, जिस एरिया में जहां आप देखोगे डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो एरिया छोटा होगा। फिर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी जाते हैं तो ज्योग्राफिकल टर्म में वो एरिया छोटा होगा। तो इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि जो डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कितनी है वहां पे, उसके बेस पे 10,000 लोग 20,000 लोग, इस बेस पे वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। हाँ ये क्या लिखा है RR00, गलत ट्रांसलेशन हो रखा है। ओके इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदनी चौक। चांदनी चौक जो एरिया है दिल्ली के अंदर, ये स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है अगर हम देखें एरिया वाइज तो, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी अगर आपको याद हो तो हमारे देश में ये बात कही जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन्ड है, किसके अंदर मेंशन्ड है, डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें किसी आर्टिकल में लिखा गया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कोशिश करें कि देश के अंदर लेके आएं। बहुत बार गवर्नमेंट आती है, बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉमिस भी करती हैं, लेकिन वही चक्कर आ जाता है रिलीजन का और वोटर्स ना चले जाएं उनके पास से, इसके लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पा रही है। बट ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला कॉन्सेप्ट है, इसको लाने की बात कही जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। किस आर्टिकल के तहत, इसका आंसर करना है आपको। व्हाट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 44। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट कैग। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो इस समय, आज के समय में अगर मैं बात करूं तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है इंडिया के, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कैग का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इस समय करंट में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है, इनका काम क्या होता है, जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया गया है, जो भी एक तरह से एक्सपेंस है, उन सब का ध्यान रखना कि कितना खर्चा हुआ है किस चीज़ में, और पूरा उसकी ऑडिट करना, और फिर टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को इस चीज़ का हिसाब किताब देना, ज़रूरत पड़ने पे पार्लियामेंट के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। सो आई होप ये क्वेश्चन और इनके जो लेवल था वो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए, ताकि आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस लेते आएँ, क्वेश्चन का जो एक क्वालिटी है, लेवल है, वो मेंटेन रहे। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।